चैनल। तो मैं आज आपको 28 दिसंबर के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं हमें कौन कौन सा पढ़ना है। एडिटोरियल वाले पे हमारा एक ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, माइग्रेशन से रिलेटेड आया हुआ है। तो माइग्रेशन जो टॉपिक है वो सीधा सीधा सिलेबस में हमारे मेंशन है, ठीक है। माइग्रेशन टॉपिक जो है वो सीधा सीधा हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हम देखेंगे इसमें है दिस ईयर इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, ठीक है। तो दिस ईयर जो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे है वो कब सेलिब्रेट किया गया? दिसंबर 18 को, ठीक है। मस्ट बी सीन इन द बैकड्रॉप ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वोटैलिटी दैट बिगन इन 2020 एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो आपको पता है कि बहुत सारी बैकड्रॉप्स या बहुत सारी चीज़ें कोविड-19 पैंडेमिक में देखने को मिला, ठीक है। माइग्रेंट्स के साथ माइग्रेंट आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह में भी देखे होंगे। बिसाइड दिस इन्फेक्शियस डिजीज़ आउटब्रेक भी हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि फैक्टर कौन कौन सा है और किस वजह से माइग्रेशन जो ज़्यादा देखा गया माइग्रेंट लोग का। तो यहाँ फैक्टर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स रहे ये देखेंगे। एक तो इन्फेक्शियस डिजीज़ आउटब्रेक हुआ, वो भी एक माइग्रेशन का कारण बना, ठीक है। देयर मतलब इम्पैक्ट हुआ उन पे। देयर वर इवेंट्स सच एज तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान, ठीक है। जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान पे, फिर भी बहुत ज़्यादा वहाँ के जो अफगानिस्तान के लोग थे वो बाहर जा रहे थे, ठीक है। रशिया इन्वेजन जो यूक्रेन का हुआ वो भी कि लोग वहाँ से छोड़ के बाहर जा रहे बचने के लिए, जान बचाने के लिए। एक वर्सनिंग जो पॉवर्टी है सब सहारा रीजन में, वो भी एक चीज़ रही। एंड ऑल्सो क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग इन लार्ज स्केल माइग्रेशन। तो जो ये चीज़ है, ठीक है, ये हम इंट्रो पार्ट में लिख सकते हैं अगर माइग्रेशन से रिलेटेड आता है तो। डेटा ऑन माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेटा ऑन माइग्रेशन, ठीक है, डेटा कुछ दिया है माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ बताया है, तो इसमें है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, IOM जो है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट निकली 2022 में, तो उसमें बताया गया देयर वर 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स ग्लोबली देखे गए 2020 में, विद नियरली 2/3 बीइंग लेबर माइग्रेंट। अब ये चीज़ हम लिख सकते हैं अपने आंसर में, आप क्लियरली देख सकते हो मेंस में कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 आया जिसमें बताया गया कि 281, ठीक है, मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट ग्लोबली देखे गए, ठीक है, 2020 में। और उसमें से ये वाला डेटा आप लिख सकते हो कि 2/3 बीइंग लेबर माइग्रेंट, ठीक है, उसमें लेबर माइग्रेंट थे। माइग्रेंट मतलब आपको पता है जो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है वो माइग्रेंट कहलाता है, ये आपको पता है। उसमें 2/3 लेबर माइग्रेंट भी देखे गए। वेल देयर वर 169 मिलियन लेबर माइग्रेंट इन 2019 169 थे, और फिगर टच किया 164 मिलियन 2020 में, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे इन द लार्ज पूल ऑफ माइग्रेंट साउथ एशिया शेयर नियरली 40%। साउथ एशिया नियरली 40% जो है माइग्रेशन का वो कहाँ से है? साउथ एशिया से। साउथ एशिया गल्फ माइग्रेटरी कॉरिडोर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइग्रेंट कॉरिडोर। अब आपको पता होगा कि मोस्टली लोग जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ ज़्यादा जाते हैं, जैसे सऊदी, यहाँ सब काम करने के लिए, चाहे लेबर हो ये वो। तो ये चीज़ है गल्फ़ माइग्रेटरी कॉरिडोर में, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट माइग्रेंट कॉरिडोर वहाँ पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक देखो एग्जाम्पल के तौर पर पहले आप ये देख लो कि लॉन्ग टर्म डेटा ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन जो शो करता है उसमें है माइग्रेशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड। ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इट्स शेप्ड बाई शेप किसके द्वारा है? इकोनॉमी, जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिक एंड अदर फैक्टर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट माइग्रेशन पैटर्न सच एज माइग्रेशन कॉरिडोर डेवलप ओवर मेनी ईयर्स। तो बहुत सारी फैक्टर्स पे ये निर्भर करता है कि कोई जो माइग्रेट होकर कहीं जा रहा है, कोई जॉब की तलाश में जाता है, कोई पढ़ने जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रिसेंटली आप देखोगे और 2/3 तो आप देखो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 2/3 कौन से? लेबर माइग्रेंट हैं। तो लेबर ज़्यादा अमाउंट में देखे जाते हैं, मतलब ज़्यादा लोग जो लेबर होते हैं वो माइग्रेट होके जाते हैं काम के तलाश में। रिसेंटली देयर वर केस ऑफ अराउंड 300 इंडियन इंजीनियर फ्रॉम तमिलनाडु हु वर ट्रैफिक्ड टू म्यांमार वर्क फॉर अ क्रिप्टो स्कैम। तो 300 इंडियन इंजीनियर्स तमिलनाडु से गए, ठीक है, म्यांमार, ठीक है, क्रिप्टो स्कैम जो हुआ था उसके लिए, वर्क फॉर क्रिप्टो स्कैम। तो कहाँ से? 300 इंडियन इंजीनियर तमिलनाडु से। अब इसमें देखो नियरली 20 इंडियन
नर्सेस ट्रैफिक्ड टू UAE, 20 इंडियन नर्स कहाँ गई? UAE में, फेक जॉब ऑफर्स के चलते, मतलब उनको फेक जॉब ऑफर्स के चलते वो यहाँ से UAE गई, ठीक है। बोथ ग्रुप हैड माइग्रेटेड आफ्टर अ डेस्परेट पोस्ट कोविड-19 जॉब हंट। तो एक पोस्ट कोविड-19 जॉब हंट से एक आता है कि हाँ जॉब है, क्योंकि लोगों को तलाश है, जो भी पैंडेमिक रहा उसमें सिचुएशन वर्स्ट रही, तो इस चीज़ से और ये माइग्रेशन देखने को मिला। तो ये तो स्टेट स्पेसिफिक है, तो ये इतना नहीं ज़रूरी है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि हम अपने आंसर में क्या लिख सकते हैं, हमें वही देखना है, ठीक है। अब इसमें देखो वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं? इंडिया मैनेजेस और गवर्न इंडियन माइग्रेटरी अब्रॉड यूजिंग इमिग्रेशन एक्ट 1983। हमारे पास इमिग्रेशन एक्ट 1983 है, उसका यूज़ कर सकती है इंडिया, ठीक है, मैनेज करने के लिए, गवर्न करने के लिए जो इंडियन माइग्रेटिंग जो अब्रॉड, यानी कि जो इंडिया से गए हैं अब्रॉड, उनके लिए। इन द लास्ट 40 ईयर माइग्रेशन हैज विटनेस सी चेंज, हाउएवर द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन साइलेंट ऑन द इशू ऑफ अपडेटिंग दिस एक्ट। इस पर भी इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी स्टेप इस तरीके से नहीं लिए, पर हमारे पास एग्जिस्टिंग बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, रूल हैं, वो चीज़ फॉलो की जा सकती है अच्छे से, ठीक है। इसमें है इन द विंटर सीजन ऑफ पार्लियामेंट अ डॉक्यूमेंट टेबल शो दैट अराउंड 9 मिलियन इंडियन माइग्रेंट वर वर्किंग टू कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट ऑफ गल्फ। GCC में देखो कितना बता रहे हैं, 9 मिलियन इंडियन माइग्रेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसा विंटर सीजन में डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे शो किया गया पार्लियामेंट में, उसमें ये बताया गया। दो सम ऑफ GCC स्टेट हैव पास्ड रिफॉर्म टू सेफगार्ड द राइट ऑफ माइग्रेंट एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, द सिचुएशन एज द ग्रॉस रूट लेवल इज डिफरेंट स्टोरी। जो ऐसा ये बता रहे हैं कि बहुत सारे जो GCC स्टेट हैं, ठीक है, उन्होंने रिफॉर्म लाया, ठीक है, राइट्स लाई माइग्रेंट के लिए, पर ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, पर रियलिटी जो एक्चुअल में है वो डिफरेंट है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अब यहाँ पे एज एग्जाम्पल एक चीज़ और यहाँ पे लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक है एक्सपोज द एग्जिस्टिंग एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम क्या है? स्पॉन्सरशिप सिस्टम है जो रेगुलेट करता है रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और माइग्रेंट वर्कर्स के बीच में, which has invariably resulted in the mass retrenchment of the labor force। तो किस तरीके से कफाला सिस्टम, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं, ठीक है। फोकस ऑन वुमेन वर्कर, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमको ध्यान देनी है। वुमेन वर्कर्स के लिए, सॉरी, फोकस ऑन वुमेन वर्कर की बात यहाँ पे चल रही है। अटेंशन नीड टू बी फोकस्ड ऑन द वुमेन माइग्रेंट वर्कफोर्स लार्जली लिमिटेड टू GCC कंट्रीज एंड ऑल्सो to be organized for the economic cooperation and development countries to some extent। Interestingly, Indian nurse and caregiver have been working in। अब देखो यहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया की जो नर्स हैं, नर्सेस और केयर गिवर, ठीक है, वो कहाँ पे काम कर रहे हैं? मोस्ट वॉलेटाइल कंट्री जैसे कि इराक, सीरिया, लीबिया, यमन एंड इज़राइल एंड इवन रिमोट एरिया जो वहाँ का है, पपुआ न्यू गिनिया का, वहाँ पे भी जो भी नर्सेज और केयर गिवर वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से वुमेन वर्कर्स की पोजीशन को भी दिखा रहा है। वुमेन वर्कर वेंचर टू दीज countries using the service of recruiting agencies on account of major domestic problem। Therefore, the government should comprehensively access the situation of migrant worker and create women-centric right-based policies। तो ऐसा कहा गया है कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को एक माइग्रेंट जो वुमेन है उनके लिए वुमेन सेंट्रिक और राइट बेस्ड पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है फाइनली द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ रीरोटेड ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न, रीस्ट्रक्चर माइग्रेटरी कॉरिडोर, मतलब बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया कोविड ने, ठीक है। द UN थ्रू इट्स नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन, जो इनका नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन का ये मतलब होता है कि इस पर लीगली एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। इसमें है ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली माइग्रेंट एंड रेगुलर माइग्रेशन, recognize the challenge migrant labor forces across the world। In this context, Government of India has to revisit its policies in the post-pandemic migratory scenario by engaging all stakeholders and by passing the Immigration Bill 2020। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि इसके थ्रू भी काम कर सकती है द UN थ्रू नॉन बाइंडिंग रेगुलेशन जो इनका रहा, ग्लोबल इम्पैक्ट फॉर सेल और कॉम्पैक्ट फॉर सेल ऑन रीमाइग्रेशन एंड रेगुलर माइग्रेशन, इसके थ्रू वो एक्शंस ले सकती है, पर ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, यह आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि माइग्रेशन सीधा सीधा हमारे सिलेबस में मेंशन है। आगे देखेंगे, एक यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, फोकस ऑन अफ्रीका द हार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें है इंडिया थ्रू द G20 प्रेसिडेंसी इंटेंड टू remembered as a voice of global south as the heart of which is Africa. Most of the 54 countries of the continent are developing or least developed countries. To truly represent the south, it's essential to guess up the move to change in Africa, especially in the international partnership. तो मतलब यहाँ पे बात की जा रही है, दिस विल रिमेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया कैन मेक टू एडवांस द अफ्रीका एजेंडा, कि वो वहाँ पे अफ्रीका एजेंडा को शो कर सकती है। इन दिस कॉन्टेस्ट आउटकम ऑफ US अफ्रीका लीडरशिप समिट नीड्स टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन। तो मतलब इस बार आपको G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। इसमें US और अफ्रीका की बातें की गई हैं। इसमें बताया जा रहा है द सेकेंड US अफ्रीका समिट वाज हेल्ड इन वाशिंगटन December 13 to 15. द लीडर ऑफ 49 कंट्रीज एंड द चेयर ऑफ अफ्रीकन यूनियन AU participated from Africa. US President Joe Biden, who is yet to visit continent, played a gracious host. तो इसमें वैसे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए होगा हम वो बस देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या सेवरल इम्पॉर्टेंट डिसीज़न, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिए गए हैं। इसमें है फर्स्ट डिसीज़न क्या है, US ने अनाउंस किया है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को टू ज्वाइन G20 एज परमानेंट मेंबर। अनाउंस किया कि वो सपोर्ट करेगी अफ्रीकन यूनियन का कि वो G20 ज्वाइन कर सके एज अ परमानेंट मेंबर, पहली चीज़ फर्स्ट है ये, ठीक है। सेकेंडली US said it fully support reforming the UN Security Council to include permanent representative for Africa. तो वो क्या करने वाली है, UNSC में इंक्लूड करने के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेशन अफ्रीका का। सेकेंड चीज़ उसने प्रॉमिस की है, फर्स्ट एश्योरेंस इज implementable immediately provide the US and India overcome likely resistance from Asian and European Union, but the second is vague since UNSC reform is still far into the future. बोला कि पहला तो हाँ किया जा सकता है, पर जो सेकेंड है, सेकेंड वो वेग नेचर में है और यूनिवर्सिटी का जो रिफॉर्म है वो स्टिल फार इनटू द फ्यूचर, मतलब ये अभी जल्द नहीं हो सकता ऐसा कार्य। और थर्ड प्रॉमिस क्या है ये देखना है, अ प्रॉमिस फॉर प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट विजिट अफ्रीका नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर वो विजिट कर सकते हैं। दिस विल बी रिफ्रेशिंग चेंज एज नो US प्रेसिडेंट हैज़ बीन सीन अफ्रीका सिंस 2015। तो अभी तक कोई भी US का प्रेसिडेंट अफ्रीका नहीं गया 2015 के बाद से, तो ये चीज़ इनका जो थर्ड प्रॉमिस है वो हो सकता है, ठीक है। चाइना का शैडो क्या है ये देखेंगे, नेवरदलेस द US अटेम्प्ट टू रेज द प्रोफाइल इन अफ्रीका रिमेन एपिसोडिक एंड फॉल्टिंग. China, on the other hand, has emerged as the largest trading partner and the fourth largest investor in African continent. तो क्या हो रहा है यहाँ, चाइना क्या कर रही है, चाइना ऑन द अदर हैंड, चाइना को देखा जाए तो वो इमर्ज हुई है एज अ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर रही है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अहेड ऑफ US. दो इट्स स्टीडी डिप्लोमेसी एंड एक्सटेंसिव इकोनॉमिक इंगेजमेंट। तो ये देख लो कि किस तरीके से चाइना यहाँ पे अपना पहले से ही वर्चस्व बना के रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको इसमें देखनी थी, ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखेंगे, टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पर हमारा एक न्यूज़ आया हुआ है, इंडिया बीट टू बीट सर्विकल कैंसर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम पहले ही सर्विकल कैंसर से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। फिर ये जो आया हुआ है वही है, सारी चीज़ें देखो दी हुई हैं कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वैक्सीन के लिए 9 to 14 ईयर्स की जो भी गर्ल्स हैं एज बिटवीन 9 to 14 ईयर्स उन स्कूल के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म HPV जो है उसका क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है विच ऑफर्स फ्री वैक्सीन फॉर एटलीस्ट 12 डिजीज़। जो ये क्या करता है, फ्री वैक्सीन देगा फॉर एटलीस्ट 12 डिजीज एंड हैज सक्सेसफुली इरेडिकेटेड डिजीज जस्ट पोलियो एंड मैटरनल एंड नियोनेटल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में वो सक्सेसफुली इरेडिकेट करने में भी क्या हो पाया है, कर पाया है, ठीक है।
इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं, सर्विकल कैंसर इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, ये सब पता है हमको कि इन्फेक्शन जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और की वजह से मतलब ये हो रहा है सर्विकल कैंसर जो महिलाओं में, ठीक है। तो वैक्सीन उनको 9 to 14 एज पे ही दे देनी है, ये चीज़ है। 21% केसेस हैं, इंडिया अकेले का काउंट करता है, और 23% डेथ अगर होते हैं वर्ड्स में। तो वर्ल्ड में 23% लोग मर रहे हैं, डेथ हो रही है उनकी, और 21% केसेस जो अकेले ही इंडिया में देखने को मिलता है। इसमें है टू टैकल दिस, इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रोल आउट वैक्सीन फॉर गर्ल्स, जो उनका 9 to 14 ईयर्स एज ग्रुप की हैं, वो स्कूल के थ्रू दिया जाएगा। हु डू नॉट अटेंड स्कूल विल गिव द वैक्सीन बाय कम्युनिटी आउटरीच, अगर जो स्कूल में नहीं उस समय नहीं प्रेजेंट रहती, वो अटेंड नहीं करती, तो उनको कम्युनिटी आउटरीच और मोबाइल हेल्थ टीम्स के द्वारा दिया जाएगा। और ये जो इंडिजेनस HPV वैक्सीन है, ये इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, इसको सर्वैक कहते हैं। तो ये नया चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, सर्वैक, SERVAVAC हैज़ बीन क्लियर्ड बाय द DGCI ने क्लियर कर दिया है, लाइकली टू बी रोल आउट बाय मिड 2023 से इसको देना शुरू हो जाएगा। इट विल बी इशूड थ्रू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम विच ऑफर फ्री वैक्सीन्स फॉर एटलीस्ट 12, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो हम पहले भी हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिली कि इसको क्या क्या दिया गया है, इसको क्या कहते हैं, सर्वैक, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द कैग ऑडिट रिपोर्ट ऑन असम NRC। तो कैग के रोल के बारे में बताया गया है। तो उसमें है 1 मिनट, तो इसमें बात की जा रही है रीसेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग रिपोर्ट ऑन अपडेट एक्सरसाइज ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, NRC पे लेके बात हो रही है यहाँ पे। NRC आप सबको पता ही होगा, इतना सारी चीज़ें भी इससे रिलेटेड हुई थी, पर यहाँ पे जो NRC की बात हो रही है वो आसाम से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, आसाम असेंबली से रिलेटेड। NRC की बात यहाँ पे कर लें तो NRC जो फर्स्ट क्रिएट किया गया था 1951 में आसाम में, आइडेंटिफाई करने के लिए जो बॉर्न इन इंडिया है और जो माइग्रेट हुए हैं ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी बांग्लादेश है, वहाँ से। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया था डायरेक्शन सेंटर और स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट को कि वो इनिशिएट करे एक्सरसाइज इन आसाम टू अपडेट 1951 रजिस्टर। जो 1951 में जो लाया गया था, जो डिसाइड किया गया था, उसको वो इनिशिएट करे, ठीक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सेंटर और स्टेट को ये चीज़ डायरेक्शंस दी थी। द ऑर्डर वॉज बेस्ड ऑन पिटीशन फाइल बाय, ये जो ऑर्डर है वो पास किया गया है, जो बेस्ड किस पे है, पिटीशन फाइल किया गया था NGO जिनका नाम था आसाम पब्लिक वर्क। तो आसाम पब्लिक वर्क एक NGO है, उसने पिटीशन फाइल किया था, उसके बाद ये ऑर्डर किया गया था। फर्स्ट ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ था 2018 में, द फाइनल लिस्ट जो पब्लिश हुई थी वो 2019 में, इंक्लूडिंग दोज हु कुड एस्टैब्लिश देयर इंडियन सिटीजनशिप बाय बीइंग रजिस्टर्ड और डिसेंडेंट ऑफ पीपल लिविंग इन आसाम बिफोर। तो मतलब ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। What are the CAG concern? CAG का क्या कंसर्न है? At the time process to update NRC was started in December 2014 with a deadline for completion in February 2015 and project cost। तो मतलब यहाँ पे CAG क्या करता है? CAG ऑडिट करता है, आपको पता है जितनी भी गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट ड्राफ्ट और इन सब का। द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ गवर्नमेंट वॉज हाउएवर पब्लिश्ड इन अगस्त 2019 एंड प्रोजेक्ट वॉज एस्केलेट। अमाउंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अमाउंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है एज क्या दिया है, irregularity and utilization of fund include access and inadmissible payment to vendors। तो मतलब कुछ चीज़ें बताई गई हैं, अब यहाँ हम देख लेंगे क्या बोला जा रहा है समरी में। इन इट्स रिपोर्ट CAG स्टेटेड दैट देयर वर अ 5-fold इंक्रीज इन ओरिजिनली प्लान बजट। 5-fold इंक्रीज़ हुआ, जो कि ओरिजिनल जितना बजट तय किया गया था उससे 5-fold इंक्रीज़ देखा गया, ठीक है। और ये किस वजह से, आउट ऑफ टाइम डिलेज और चेंजेस जो हुए सॉफ्टवेयर में उसकी वजह से देखा गया। इसमें है द रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ वेज पेड टू आउटसोर्स स्टाफ वॉज, वेजेस बढ़ाए गए लेस देन व्हाट अप्रूव्ड बाय, अच्छा सॉरी,
तो इसमें कहा जा रहा है जो वेजेस हैं जो पेड करना था आउटसोर्स स्टाफ को 45.59% टू 64.27% लेस देन व्हाट वाज अप्रूव बाय एनआरसी कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो जो एनआरसी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने डिसाइड किया था उससे लेस दिया गया। कैग नोटेड दैट द सिक्योर एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर वाज रिक्वायर्ड। वो बोल रहे एक सिक्योर और रिलायबल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है for the Supreme Court directed exercise, but as many as 215 software utilities were added to the core software। तो देखो अब इसमें समरी से ही आपको पता चलेगा कि कैग का काम क्या होता है। कैग पूरा लेखा जोखा करके पूरी चीज़ें करके वो बताती है, ऑडिट करती है, एक एक चीज़ें जो भी ड्राफ्ट में रहता है उस चीज़ को पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट हो, ये सारी चीज़ें वो देखती है। ठीक है, तो हमने ये देखा। फिर डिलिमिटेशन से रिलेटेड आया है, ईसी टू बिगिन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन आसाम टू यूज सेंसस फिगर ऑफ 2001। तो डिलिमिटेशंस के बारे में बात हुई है, तो उसको डिलिमिटेशन से रिलेटेड पढ़ना है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया है डिलिमिटेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये चीज़ें हैं डिलिमिटेशन से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, तो शॉर्ट नोट में भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम आगे आएंगे, देखेंगे और क्या हमें वो पढ़ना है। ओके, यहाँ पे एक और बताया जा रहा है कि बैंक बैलेंस शीट सी डबल डिजिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2022 आफ्टर 7 years गैप। डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट आएगी तो उसमें जो फाइनल होगा वो हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो ये था आज का हमारा जो भी हमें पढ़ना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।